नमस्कार मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इतिहास निर्माण में स्मारक एवं मृद भांडों की महत्वपूर्ण भूमिका। जहाँ इस स्मारक के बारे में बात कर रहे हैं, जो कुछ भी हम देखते हैं और देखने के बाद उस काल और परिस्थितियों का स्मरण हो, वो प्रत्येक चीज़ें स्मारक की श्रेणी में आती हैं। तो जैसे हम बात करते हैं विशेष तौर पर राज प्रासाद के बारे में, स्तूप, चैत्य, विहार, मंदिर, मूर्तियाँ, चित्रकला, ये सभी इतिहास निर्माण में हमारी मदद करते हैं। जैसे हम शुरुआती दौर में देखें तो हड़प्पा के बारे में बात करते हैं हम। हड़प्पा का उत्खनन होता है और हड़प्पा सभ्यता से एक विशाल स्नानागार, यहीं पर आप देखेंगे सभा भवन, पुरोहित निवास, विशाल स्नानागार, सभा भवन, पुरोहित अन्नागार के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। ये सब मोहन जोदड़ों से प्राप्त हैं और हमारे इतिहास लेखन में ये हमारी मदद करते हैं। जब भी कभी हम विशाल स्नानागार को देखते हैं तो इससे हमें दो बातें निकल कर के आती हैं कि कहीं न कहीं प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों ने जहाँ एक तरफ जल का संरक्षण किया, वहीं दूसरी तरफ देख रहे हैं कि जल को पवित्र मानते थे और जल पूजा भी करते थे। जिस प्रकार हम वर्तमान संदर्भ में हम जल पूजा करते हैं, इसी प्रकार से देखा जाए सभा भवन महत्वपूर्ण था। स्नान करने के बाद जिस कार्य के निमित्त वो आते थे, उस पर कहीं न कहीं सभा भवन में विस्तृत तरीके से व्याख्यान संभवतः दिए जाते रहे होंगे और जो लोग देते होंगे कहीं न कहीं पुरोहित, और उनके रहने के लिए आवास भी हमें प्राप्त है। और वो लोग कितना सचेत थे कि अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ जाए तो हमारे लिए अन्न भंडारण की विशेष ज़रूरत होती है, और इसीलिए वो बड़े पैमाने पर अन्नागार का निर्माण भी कराएं। और आप देख रहे हैं पूरे हड़प्पा सभ्यता में सबसे विशाल अगर इमारत कोई है तो अन्नागार है। और ये सब चीज़ें कहाँ से प्राप्त हैं? मोहन जोदड़ों से प्राप्त हैं। तो यहाँ ध्यान देखना। ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें, जैसे धौलावीरा से आप देख रहे हैं 16 जलाशय आपको मिल रहे हैं, इसी प्रकार से हड़प्पा से हमें श्रमिक बस्ती के प्रमाण प्राप्त हैं। और श्रमिक बस्ती ये अपने आप में बोध करा रही है कि उस काल में श्रमिकों के रहने के लिए भी कहीं न कहीं मकान मुहैया कराए गए थे। आगे हम मौर्यों के बारे में बात करें तो मौर्यों का राज प्रासाद बड़ा ही महत्वपूर्ण था, जिसका उत्खनन इस पूनर महोदय ने कराया। किसने कराया? और आज पटना के नज़दीक एक गांव है कुम्हरार का संबंध पाटलिपुत्र से स्थापित किया जाता है। ये वही पाटलिपुत्र है जिसकी स्थापना उदयन ने की थी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पाटलिपुत्र का संबंध कहाँ से स्थापित कर रहा है? कुम्हरार से। और ख़ास बात क्या है कि ये राजप्रसाद लकड़ी का बना हुआ था और जिसके उत्खनन में इस पूनर महोदय ने महत्वपूर्ण भूमिका
निभाई। तो यहाँ पर इस राजप्रसाद को देख करके उस काल की कला और स्थापत्य के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। और इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ें और देख रहे हैं कि गुप्तों के समय स्थापत्य की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कार्य हुआ, और वह था मंदिर। किसके बारे में? तो मंदिर के बारे में हम लोग देख रहे हैं। गुप्त काल में अगर देखा जाए, आज जो सुरक्षित मंदिर हमें दिखाई पड़ते हैं वो गुप्तकालीन हैं, और ये मंदिर हमें अचानक दिखाई नहीं पड़ते हैं, इनके विकास का परिणाम दिखाई पड़ता है। और जब हम गुप्त काल में बात करेंगे तो इनके विकास को हम 4 भागों में बांट करके इसे समझेंगे। जैसे हम सांची का मंदिर, एरड़ का मंदिर, भूमरा का मंदिर, नचना का पार्वती मंदिर, और सबसे जो सुंदर मंदिर है यहाँ का इस काल का, वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, जो कि ललितपुर ज़िले में स्थित है। ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। पुरानी किताबों में झांसी दिया गया है। पहले ललितपुर झांसी का हिस्सा था, बाद में अलग ज़िला बना, तो वर्तमान समय में ये देवगढ़ ललितपुर ज़िले में स्थित है। और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देखना है कि ये देवगढ़ के दशावतार मंदिर जो है, जब कभी कोई मंदिर होता है तो मंदिर के अगल बगल बहुत सारे शिलापट्ट होते हैं, और उसमें बहुत सारी मूर्तियाँ उत्कीर्ण की जाती हैं, और मूर्तियाँ लौकिक भी होती हैं और कहीं न कहीं पारलौकिक भी होती हैं। और जब हम लौकिक की बात करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी मूर्तियाँ मिलती हैं जिसमें उस समय के समाज का रहन सहन, खान पान, पहनावा, उनके वस्त्र, उनके आभूषण के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये मंदिर कहीं न कहीं सामाजिक और धार्मिक इतिहास लेखन में हमारी बड़ी मदद करते हैं। ठीक इसी प्रकार हम बड़े पैमाने पर जब मंदिर का विकास होगा तो हम भारत के संदर्भ में कुछ ऐसे नागर शैली, हिमालय से लेकर के हम नर्मदा तक की बात करेंगे, और हम कृष्णा तक हम बेसर शैली, यहाँ से बेसर शैली, और सुदूर दक्षिण में हम द्रविड़ शैली की बात करेंगे। तो आएंगे इस दौरान हम लोग बहुत सारे मंदिरों की भी बात करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर पूर्व मध्यकाल में हमें उत्तर भारत में नागर शैली से बना हुआ दिखाई पड़ेगा। और इसी प्रकार हम खजुराहो के मंदिरों पर चर्चा करेंगे जिसका निर्माण चंदेलों ने कराया था। और इसी प्रकार हम उड़ीसा के कुछ मंदिरों की बात करेंगे जिसमें विशेष तौर पर भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर महत्वपूर्ण होगा। और इसी तरह गुजरात में हम सोमनाथ मंदिर की बात करेंगे और मोढेरा के सूर्य मंदिर की बात करेंगे। मोढेरा का सूर्य मंदिर और गुजरात में स्थित है। इसी प्रकार दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में। और अगर हम बात करें, चंदेलों ने बड़े पैमाने पर मंदिरों का निर्माण खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में स्थित है। इन सब चीज़ों के बारे में बात होगी। फिर हम लोग यह भी देखेंगे कि कुछ द्रविड़ शैली के मंदिरों में जिनकी शुरुआत पल्लवों ने की थी, और आगे आप देख रहे हैं चोल, फिर विजयनगर, और बीच में नायक वंश के शासकों ने इस शैली का निरंतर विकास किया। तो हम लोग इस विकास के संदर्भ में हम इसे समझेंगे द्रविड़ शैली के, और कुछ नागर और कुछ द्रविड़ शैली का प्रभाव हमें इसके बीच में देख को मिलता है, जिसे हम बेसर या खच्चर शैली के नाम से जानते हैं। और हम यह भी देखेंगे कि इस शैली के कौन से मंदिर हैं। जैसे हेलबेड का होलेश्वर मंदिर सबसे प्रमुख है, ये तो एलोरा का हम कैलाशनाथ मंदिर, ये सब कहीं न कहीं इसको बेहतर ढंग से एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ हम एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि इन मंदिरों को हम न केवल कला और स्थापत्य के दृष्टि से देख रहे हैं, चूँकि स्रोत हमारे लिए है, तो स्रोत के तहत इस मंदिर में बहुत सारे अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। अभिलेखों में राजा का नाम है, अंकित कराने की तिथि है, उस वंश का नाम है, उस क्षेत्र का नाम है। तो ये मंदिर कहीं न कहीं मुझे राजनीतिक जानकारी भी मुहैया करा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त हमने बताया था कि बहुत सारे मंदिरों में हमें तत्कालीन लोक कला
के दृश्य भी देखने को मिलते हैं, जिससे आम जनमानस के खान पान, रहन सहन, वेशभूषा और पहनावे के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। चूँकि ये टॉपिक नहीं है हमारे कला स्थापत्य का, ये हम स्रोत के संदर्भ में देख रहे हैं और हमें यह देखना है कि मंदिर कैसे इतिहास निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ हम मंदिरों के बारे में देखें, राजप्रसाद से मंदिर के बारे में। आगे हम लोग जो बात कर रहे हैं आपसे, कुछ बौद्ध धर्म से जुड़े हुए स्थापत्य हैं, वो भी मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण मंदिर कह रहे हैं इतिहास निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे हम बात करते हैं स्तूप की, स्तूप, चैत्य और विहार। हमने बताया था कि स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया था और बाद में देख रहे थे कि चिता अर्थात कुछ शरीर के अवशेष को सुरक्षित रख कर के उस पर जो थूहा बनाया जाने लगा उसे स्तूप लोग कहने लगे, स्तूप या चैत्य। तो स्तूप के बाद हम अगली प्रक्रिया में देख रहे हैं कि राजाओं के मरने के बाद उनके शरीर पर बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण कराया गया, उसे स्तूप का नाम दिया गया। और बुद्ध के मरने के बाद भी राजाओं की भांति ही स्तूप का निर्माण कराया गया और अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण इस तरीके से कराया कि स्तूप का सीधा संबंध बौद्ध धर्म से स्थापित हो गया। तो हम लोग स्तूप के बारे में देखेंगे और स्तूप में कुछ प्रमुख स्तूप हैं, जैसे सांची की बात कर रहे हैं, सारनाथ, भरहुत, अमरावती। ये स्तूप कुछ हीनयान के हैं और कुछ महायान से भी जुड़े हुए हैं। और हीनयान महायान में हम खास तौर पर देखेंगे कि वो स्तूप जिसमें महात्मा बुद्ध की मूर्ति स्थापित हो उसे हम महायान से स्थापित करेंगे, और जो कहें कि उनके प्रतीकों पर आधारित हो उसे हम हीनयान से संबंधित करेंगे। लेकिन इस बुद्ध के अलावा कुछ सामाजिक जीवन के दृश्य भी हमें इन स्तूपों के बडेरिया, इनके कहने के देखा जाए पिलर, वेदिकाओं, सूची, उसड़ी पर देखने को मिलते हैं और उनसे भी हमें इतिहास निर्माण में काफ़ी मदद मिलती है। तो स्तूप वह स्थान होता है जहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग पूजा करते हैं। क्या करते हैं ये ध्यान रखना है, ये प्रकार का क्या होता है, पूजा गृह होता है। चैत्य वह स्थान होता है जहाँ पर लोग पूजा भी करते हैं और साथ में निवास भी कर सकते हैं। और विहार वह स्थान होता है जहाँ पर वो निवास करते हैं। क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी जहाँ पर पूजा करते हैं उसे स्तूप, जहाँ पूजा और निवास दोनों करते हैं वो चैत्य, और जहाँ केवल निवास करते हैं उसे विहार के नाम से जाना जाता है। तो हम देखेंगे कि महात्मा बुद्ध के वर्षा काल व्यतीत करने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे विहारों का दान किया। जब हम बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे तो हम कहीं कोटाग्रशाला की बात करेंगे, घोषिताराम विहार की हम बात करेंगे, आम्रवाटिका की बात होगी, अनाथपिंडक ने भी देखा जाए बिहार दान में दिया था, तो उन सब की बात हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर विशेष तौर पर देखना है कि स्तूप, चैत्य और विहार में फिर हम कह रहे हैं कि लेख भी प्राप्त होते हैं, बहुत सारे दृश्य प्राप्त होते हैं और कहीं न कहीं कुछ तिथियाँ भी प्राप्त हुई हैं और राजा के नाम भी प्राप्त हुए हैं, व्यापारियों के नाम भी प्राप्त हुए, अनाथपिंडक का भी देख रहे हैं क्या नाम दृश्य प्राप्त है। तो जो एक तरफ हमें यहाँ के दृश्य धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सामाजिक जीवन के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो हम राजप्रसाद की बात हो, स्तूप हो, चैत्य हो, विहार हो, मंदिर हो, ये सब इतिहास निर्माण में हमारी मदद करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो मूर्ति कला के बारे में, मूर्ति कला भी इतिहास निर्माण में हमारी मदद करती है। जैसे हम बात करें मूर्ति कला के संदर्भ में, मूर्तियों का निर्माण ऐसा लगता है कि पाषाण काल में ही प्रारंभ हो गया, क्योंकि रेणुघंटा से जैसे हम शिवलिंग की हम बात करें, या हम उच्च पुरापाषाण काल में लोहंदा लाना है यहीं इलाहाबाद में, वहाँ से मुझे एक मात्र देवी की हड्डी की बनी हुई प्रतिमा प्राप्त है। तो ऐसा लगता है कि इस काल के लोग मात्र देवी की पूजा करना प्रारंभ कर दिए थे। और हड़प्पा में आते हैं तो हमें मानव मूर्तियों में
सर्वाधिक अगर किसी की प्रतिमा प्राप्त है तो मातृ देवी की प्राप्त है। और इस आधार पर बहुत सारे विद्वान हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा समाज को मातृ सत्तात्मक समाज भी कहते हैं। और इसके अलावा हम देख रहे हैं हड़प्पा से कि मोहनजोदड़ो है, वहाँ से एक नर्तकी की प्रतिमा भी प्राप्त है और साथ में पशुपति की प्रतिमा, योगी की प्रतिमा हड़प्पा से। तो हम देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता से ये जो प्रतिमाएं या मूर्तियां प्राप्त हैं, ये मूर्तियां भी इतिहास निर्माण में हमारी मदद करती हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि हड़प्पा से सिर के बल खड़ी एक स्त्री जिसके गर्भ से एक वृक्ष निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, बहुत सारे विद्वानों ने उसे उर्वरा की देवी माना है। तो हमें धर्म दर्शन का बोध हो रहा है, मतलब धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी हो रही। कहीं न कहीं ये उर्वरा देवी थी। और आज भी देखा जाए कि कृषि वगैरह के क्षेत्र में जो भी किसान हैं वो कहीं न कहीं क्षेत्रीय देवी देवताओं को महत्व भी देते हैं। इसी प्रकार हम देख रहे हैं नर्तकी के बारे में, और मुझे कांसे की बनी हुई मोहनजोदड़ो से नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त है। या नर्तकी की प्रतिमा एक तरफ हम सामाजिक मूल्यों के अंतर्गत मनोरंजन को प्रदर्शित कर रही है, तो दूसरी तरफ इसके शरीर पर कम वस्त्र वेश्यावृत्ति का भी बोध करा रहे हैं। और साथ में देख रहे हैं आभूषण को देखकर ऐसा लगता है कि स्त्रियां सुंदर दिखने के लिए सुंदर आभूषण भी धारण करती थी। इसी प्रकार से हम जब पशुपति के बारे में बात करते हैं तो यहाँ, और योगी के बारे में बात करते हैं तो इनसे भी, जैसे हम देख रहे हैं योगी प्रतिपत्तिया साल का जिक्र है, तो ये साल संभवतः हो सकता है सूती वस्त्रों का बना हुआ था। और पता चलता है कि हड़प्पाई लोग प्रिंटेड वस्त्र भी धारण करते थे, जो कि इस प्रतिपत्तिया हैं। और इसे रंगाई का कुंड आप देख रहे हैं लोथल से प्राप्त ही हुआ है। सूती कपड़े के सबसे बड़े प्रयोक्ता और नियोक्ता हड़प्पाई लोग ही थे। तो और साथ में इनके 16 प्रकार के बालों को बनाने की जानकारी भी मूर्तियों से ही हमें प्राप्त होती है। तो बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक आयामों पर ये मूर्तियाँ प्रकाश डालती हैं और ये मूर्तियाँ लगातार बनती रही। मूर्तिकला, जैसे हम वैदिक काल में देखें तो चौथे मंडल में वामदेव स्वयं कहते हैं, वो कौन है जो मेरी इंद्र प्रतिमा के बदले मुझे 10 गाय देगा। तो ऐसा लगता है कि वैदिक काल में भी मूर्तियाँ बनती रही। हालांकि जब हम जैन और बौद्ध की बात करते हैं तो वो लोग प्रारंभिक दौर में मूर्ति पूजा के विरोध में थे, लेकिन बाद में देख रहे हैं कि जैन में भी और बौद्ध में भी मूर्ति पूजा का प्रचलन आया। और कुषाण काल में, किस काल में? कुषाण काल में कनिष्क के समय गांधार और मथुरा कला का विकास हुआ। ये 2 कला केंद्र डेवलप हुए जहाँ पर बड़े पैमाने पर मूर्तियाँ बनाई गई। और जहाँ गांधार में केवल बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियाँ बनी, वही मथुरा में हम देखते हैं कि जैन, बौद्ध, वैष्णव, शैव और शाक्त आम जनमानस स्वयं राजा की मूर्ति बनाने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो ये मूर्तियां जहाँ एक तरफ, कुछ मूर्तियां तो विशेष तौर पर है। जैसे हम बात करते हैं कुषाण काल में पहली बार बुद्ध की प्रतिमा बनी। कंकाली टीले से बहुत सारे जैन मूर्तियां हमें दिखाई पड़ी। भगवान विष्णु के चतुर्भुज मूर्तियां पहली बार कुषाण काल में हमें देखने को मिल रही हैं। इसी प्रकार से शिव और पार्वती की मूर्तियां मुझे कुषाण काल में मिल रही है। और ख़ास तौर पर अर्धनारीश्वर की प्रतिमा, अर्धनारीश्वर का प्रतिमा का मतलब आप देख रहे हैं कि आधा शरीर भगवान शिव में पुरुष और आधा स्त्री का। और अर्धनारीश्वर की प्रतिमा पहली बार कुषाण काल में निर्मित हुई। महिषासुर मर्दनी के रूप में शाक्त संप्रदाय से जुड़ी हुई प्रतिमा, इसके अलावा दुर्गा, पार्वती, लक्ष्मी की प्रतिमाएं हमें देखने को मिलती है। और आम जनमानस की भी बहुत सारी प्रतिमाएं हैं। और राजा की मूर्ति का प्रमाण तो हमें पहली बार प्राप्त हो रहा है, जिसमें मथुरा से मुझे
कनिष्क की मूर्ति प्राप्त हो रही है, जिसके नीचे महाराजाधिराज देवपुत्र कनिष्को है, जो सिर रहित है, हाथ में लगुड़ धारण किए हुए, चोंगा पहने हुए और लामबूट पहने हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इन मूर्तियों के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन इन मूर्तियों से भी हमें तत्कालीन सामाजिक जीवन के बारे में बोध हो रहा है। राजा की भारी भरकम उपाधियाँ जो लिखी गई हैं, मूर्तियों पर लेख जो लिखे गए हैं, मूर्ति लेख, जिसकी इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं, ये भी हमारे इतिहास निर्माण में हमारी काफ़ी मदद करते हैं। तो हम लोग कुषाण कला के अंतर्गत यह भी देखेंगे। मथुरा कला हो गया। आगे हम जब हम गुप्त काल में आते हैं तो गुप्त काल में भी ये मूर्ति निर्माण की परंपरा विद्यमान रहती है और सारनाथ शैली, सारनाथ मूर्ति कला का एक प्रमुख केंद्र बनता है। और देख रहे हैं इसी काल में, यानी गुप्त काल में पहली बार हरि की प्रतिमा, त्रिमूर्ति की प्रतिमा और शेष साई विष्णु की प्रतिमा हमें प्राप्त होती है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि हरिहर की प्रतिमा पहली बार किस काल में निर्मित हुई? गुप्त काल में। शेष साई भगवान विष्णु की प्रतिमा गुप्त काल में और त्रिमूर्ति की प्रतिमा गुप्त काल में। ये धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक भी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के एक साथ, वरना धर्म में लेकर के बड़ा विरोध और भी रहता है। और लेकिन यहाँ पर हमें इस काल में धार्मिक सहिष्णुता ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। और ये परंपरा बाद में भी रही। जैसे हर्ष के समय में आप देख रहे हैं कि बुद्ध की सोने की मूर्ति बनाई गई। इसी प्रकार से चोलों के समय दक्षिण भारत में नटराज की प्रतिमा बनाई गई। और बाद के समय में बहुत सारी ऐसी मूर्तियां हैं जिन पर हम लोग आगे बात करेंगे। तो मूर्ति कला का भी इतिहास निर्माण में काफ़ी योगदान है। इसके अलावा अगर हम चित्रकला की बात करें, चित्रकला जिसकी शुरुआत आप देखते हैं भीमबेटका से होती है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है और इस आगे निरंतर हमें चित्रकला देखने को मिलती है। जैसे हम बात करें बाघ की गुफाएं, अजंता, एलोरा, कुछ गुफाएं भी हैं, एलिफेंटा, ये सब एक एक टॉपिक है जिन पर हम लोग बात करेंगे। भीमबेटका आप देख रहे हैं, यहाँ से बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी, जैसे हम देख रहे हैं कि जो मध्य पाषाण काल के लोग थे, कैसे वो जीवन व्यतीत करते थे, कैसे मनोरंजन करते थे, कैसे कारवा बना के चलते थे, कैसे पशुओं का शिकार करते थे और किस प्रकार से वो नृत्य करते थे। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी भीमबेटका से हमें प्राप्त होती है। यहाँ पर 500 से ज़्यादा चित्र हैं, बारहसिंघा के सबसे ज़्यादा चित्र हैं। तो भीमबेटका हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे हम लौकिक गुफाओं के संदर्भ में बाघ की गुफा, गुप्तकालीन बाघ की गुफा के बारे में बात करेंगे, जो कि एमपी में है। तो ये भी देखेंगे। अजंता महाराष्ट्र में है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ की गुफा संख्या 16, ये केवल बौद्ध धर्म को समर्पित गुफा है, जहाँ पर लगभग 24 विहार चैत्र मिले हुए हैं। और यहाँ पर देखा जाए दीवारों पर पेंटिंग की गई है और ये फ्रेस्को और टेम्पेरा विध से पेंटिंग की गई है। लेकिन पेंटिंग की गई गुफा संख्या 16 में जो मरणासन राजकुमारी का चित्र है, वो बहुत ही मार्मिक है और पूरे गुफाओं में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से एलोरा के बारे में हम लोग बात करेंगे। सभी धर्मों से संबंधित आपको यहाँ पर मूर्तियाँ मिलेंगी। एलिफेंटा केवल शैव धर्म, महाराष्ट्र के से लगभग 11 किलोमीटर अंदर समुद्र में एक द्वीप है एलिफेंटा, पुर्तगालियों ने नाम दिया था, जहाँ पर हमें शैव धर्म से संबंधित बहुत सारी मूर्तियाँ मिलेंगी। और यहाँ पर हम शैव मूर्तियाँ, और उसमें त्रिमूर्ति सबसे ज़्यादा फेमस है। तो ये खास है कुछ चित्रकला, जिनको हम लोग आएंगे तो समझेंगे। और जब भी चित्रकलाएं होती हैं तो उसमें केवल राजा और रानी का ही अंकन नहीं होता है। हमने फिर बताया कुछ बहुत सारे सामाजिक दृश्य भी होते हैं और समाज में जो दृश्य वहाँ चित्रांकन होते हैं तो उनसे पहनावे के बारे में, उनके आभूषण के बारे में, उनके बालों को बनाने की विधि के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती हैं। तो चित्रकला भी हमारी मदद करते हैं। इसी प्रकार से देख रहे हैं जो भी स्तूप वगैरह थे, इससे पहले बात हो ही चुकी है। ये सब ऐसे हैं जिन्हें देख करके कहीं न कहीं हम स्मरण भी करते हैं, स्मारक की श्रेणी में भी आते हैं और इतिहास निर्माण में हमारी मदद करते हैं।
एक और बात करते हैं मृद भांड की। मृद भांड, मृद माने मिट्टी, मिट्टी होता है, आपको पता है। और भांड माने क्या होता है? बर्तन होता है, यानी मिट्टी के बर्तन। और पहली बार एशिया में चोपनी मांडा इलाहाबाद में है, जहाँ से मृदभांड का निर्माण किया गया। कहा जाता है इस मृदभांड के निर्माण की शुरुआत तो मध्य पाषाण काल में ही हो गई थी, लेकिन ये हाथ से ही ऐसे बनाए जाते थे। लेकिन नवपाषाण काल में जब लोग कृषि की तरफ अग्रसर हुए और बड़े पैमाने पर कृषि करना प्रारंभ किए, तो उन्हें पात्र की ज़रूरत पड़ी। और तब लोग चाक से निर्मित इस तरह के पात्र भी बनाए और हाथ से भी पात्र बनाए, और जो पात्र बने उन्हें हम मृदभांड के नाम से जानते हैं। तो नवपाषाण काल में जो मृदभांड बनाए जाने लगे वो किससे बनाए गए? चाक से, यानी नवपाषाण के काल के लोगों को चाक का ज्ञान हो चुका था, जिससे वो मृदभांड बनाते थे। और मृदभांड का प्राचीनतम प्रमाण चूपनी मांडा से मिलता है। मृदभांड का शाब्दिक अर्थ मिट्टी का बर्तन होता है। और जब हम हड़प्पा के समय में आते हैं, तो हड़प्पाइयों के समय में भी मृदभांड के प्रमाण प्राप्त होते हैं। और आप देखते हैं ये लाल और गुलाबी प्राप्त हैं, और इन पर काले रंग से चित्रकारी की गई है। क्या की गई है? चित्रकारी की गई है। आप देखिए, जैसे लोथल से प्राप्त एक मृदभांड पर चालाक लोमड़ी के प्रमाण प्राप्त होते हैं, जो पंचतंत्र कथानक का दृश्य है। तो इस प्रकार से हमें मृदभांडों से भी बहुत ऐसे चित्र, ऐसे लिपियाँ, ऐसे तिथियों का अंकन है जो हमारे इतिहास निर्माण में हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं लाल और काले मृदभांड। लाल, ब्लैक एंड रेड वेयर जिसे कहते हैं, लाल एवं काले मृदभांड, ये सबसे पहले दक्षिण भारत में प्राप्त हुए। और इसीलिए ये बृहत, चूँकि बृहत पाषाणिक पीरियड में था, तो बृहत पाषाणिक मृदभांड के नाम से भी इनको जाना जाता है। बृहत पाषाणिक मृदभांड के नाम से जाना जाता है। तो लाल और काले, ब्लैक एंड रेड वेयर मृदभांड हमें देखने को मिलते हैं, और जो दक्षिण भारत में हैं। आगे अगर हम बात करें इसी प्रकार, तो OCP ये गेरू वर्णी मृदभांड होते थे, गेरुआ रंग के मृदभांड होते हैं। और इनका जिक्र हमें परवर्ती हड़प्पा और ताम्रपाषाण काल में प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक स्थान है बिसौली। बदायूं में एक स्थान है बिसौली, जहाँ पर बीबी लाल ने उत्खनन करके पहली बार गेरुआ रंग के मृदभांड को प्रकाश में लाया। तो गेरुआ वर्णी जो मृदभांड हैं वो सीधे सीधे सरलता की तरफ, जैसे हम देखते हैं कि कोई भी मिट्टी के बने हुए बर्तन को पकाते हैं तो उनका गेरुआ रंग हो जाता है। और ये परवर्ती हड़प्पा का एक प्रकार कहा जाए कि संकट का पीरियड है, और इसमें बहुत ज़्यादा रंगाई और पुताई देखने को नहीं मिलती है, इसीलिए इसको लोग गेरू वर्णी मृदभांड के नाम से भी जानते हैं। तो आप देख रहे हैं OCP के बारे में। आगे OCP में खास बात ये थी कि कृषि के बारे में भी इसमें जानकारी प्राप्त होती है। हम आते हैं PGW, पेंटेड ग्रे वेयर, चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर PGW भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और इनका प्रमाण बीबी लाल ने अहिछत्र
देखेंगे अहिछत्र, ये बरेली के पास पड़ता है। तो अहिछत्र के बारे में आप देखें हैं, ये बरेली, आज का बरेली, और जो ये क्या नाम इंद्रप्रस्थ और हरियाणा का जो बेल्ट है, यहाँ पर ये बड़े पैमाने पर पीजीडब्ल्यू देखने को मिलता है। और पीजीडब्ल्यू के समय मध्य गंगा घाटी, मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र कृषि के रूप में प्रधान क्षेत्र था। तो पीजीडब्ल्यू का जो केंद्र था वो मध्य गंगा घाटी, लगभग दिल्ली की एनसीआर का एरिया, बरेली का एरिया, जिसे हम अहिछत्र के नाम से जानते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है पीजीडब्ल्यू के मामले में। और इसका जो संबंध देखा जाए लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले का है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का ही ये हमें देखने को मिलेगा। आगे हम देख रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद द्वितीय नगरीकरण का समय आ रहा है, और द्वितीय नगरी समय और मौर्य काल तक जो एक प्रमुख मृदभांड प्रचलन में थे, उन्हें हम NBPW, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर, उत्तरी काली चमकीली मृदभांड, ये द्वितीय नगरीकरण के समय इस प्रकार के मृदभांड बनाए गए। ये बहुत ही सुंदर और आकर्षक होते थे। और आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर NBPW के हमें प्रमाण भी प्राप्त करते हैं। जैसे हम तक्षशिला में भीर का टीला है, वहाँ से मुझे NBPW के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जो देखा कि हड़प्पाइयों के समय, हड़प्पा के पहले नवपाषाण काल से हमें क्रमिक रूप से मृदभांड बनाए जाने के प्रमाण चाक से मिलने लगते हैं। और ये मृदभांड की ज़रूरत कहीं न कहीं कृषि के उत्पादन के उपरांत महसूस हुई। और फिर हड़प्पाइयों के समय भी ये चीज़ें विद्यमान थी। वो काले और लाल और गुलाबी रंग के मृदभांड बनाते थे और उन पर काले रंग की चित्रकारी करते थे। और ठीक इसी प्रकार हम आगे देख रहे हैं कि दक्षिण भारत में हमें ब्लैक एंड रेड वेयर के प्रमाण प्राप्त होते हैं, उत्तर भारत में भी हैं। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि OCP गेरुआ रंग के मृदभांड भी हमें बाद में देखने को मिल रहे हैं। और ठीक इसके बाद हम देख रहे हैं PGW और फिर NBPW। लेकिन ऐसे मृदभांडों के कालक्रम में बड़ा मतभेद है। लेकिन सामान्य तरीके से हम अगर जैसे पूछा जाए आपसे कि द्वितीय नगरीकरण के समय कौन से मृदभांड का संबंध था, तो NBPW का था। तो इस तरीके से देखा जाएगा हम लोग उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार के मृदभांड का संबंध था, तो आप PGW के बारे में बता सकते हैं। परवर्ती हड़प्पा या ताम्रपाषाण काल के बारे में आप हो तब भी आप इस पर भी चर्चा OCP के बारे में कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। और इनका प्राचीनतम प्रमाण किसने खोजा, तो ये सब प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। इन मृदभांड परंपराओं पर बहुत सारे चित्र अंकित होते हैं और साथ में ये अपने आप में एक क्रमिक विकास के परिणाम है, जो एक विकास देखने को मिलता है। और इस मृदभांडों से हम कहीं न कहीं ऐतिहासिक विकास को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये मृदभांड भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार अगर हम आगे देखें तो कुछ संबत भी हमारे लिए महत्वपूर्ण। संबत तिथियां जो होते हैं जब पड़ती हैं तो उसमें तिथियों से बहुत सारी गुत्थियां, ऐतिहासिक गुत्थियां सुलझ जाती हैं और वो स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तिथियां तो कहा जाए कि सामान्य तौर पर जैसे तिथियां हमारे लिए बहुत, तिथियों को समझने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ों का विभाजन भी कर दिया, जैसे AD और BC। जैसे हम बात करें BC का और AD का, तो आप देख रहे हैं ईसा मसीह के जन्म के पूर्व को क्या कहा जाता है, BC, ठीक है ना, और उनके बाद को AD। तो आजकल देखा जाए कि C कॉमन एरा, यहाँ पर इसको C के नाम से भी जान रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं BCE के नाम से, बिफोर कॉमन एरा के नाम से भी जान रहे हैं। ये हम ईसा पूर्व के तौर पर देखते हैं
और ये हम ईस्वी के तौर पर बनाते हैं। ये घटते क्रम में होता है और ये बढ़ते क्रम में होता है, बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी। ठीक है ना। ये एक तिथि की गुत्थियों को सुलझाने के लिए इस तरह का प्रावधान कर दिया गया। जैसे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न, जैसे आजकल कोरोना है, तो अब कह दिया कोरोना के पहले, कोरोना के बाद, तो BCV बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना। तो ये कोरोना की बात तो एक मजाक के तौर पर है, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ऐतिहासिक गुत्थियों को सुलझाने के लिए इस तरह की चीज़ों का प्रावधान किया गया था। और ऐसे बहुत सारी तिथियाँ हमें देखने को मिलती हैं। इतिहास में तिथियाँ तो बड़ी महत्व बहुत हैं, और सारी तिथियाँ महत्वपूर्ण भी नहीं हैं। वो तिथियाँ महत्वपूर्ण होती हैं जिसमें एक ज़बरदस्त परिवर्तन देखने को मिलता है। कई बार ऐसा देखा गया है कोई राजा किसी ऐसे राजा को पराजित किया है जिससे इतिहास में परिवर्तन आया हो, या किसी राजा का राज्यारोहण हुआ हो, या धार्मिक क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ हो। तो ये तिथियां हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, जिसे इतिहास में संवतों के रूप में देखते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस तरह के संवत चलाए। तो जैसे हम आगे भी कुछ संवतों की चर्चा कर रहे हैं, जैसे आप 3102 संवत की बात कर रहे हैं, जिन्हें हम कली संवत के नाम से जानते हैं, और इनका प्रयोग सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में किया जाता है। इसी प्रकार से हम 57 BC की बात करते हैं, और कहा जाता है कि हालांकि अज्ञात से बड़ा विवाद है, जैन अनुसूतियों में केवल चर्चा मिलती है कि विक्रमादित्य ने मालवा में शकों को पराजित किया था, और इसके उपलक्ष्य में उन्होंने एक संवत चलाया जिसे हम विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से 78 AD को हम शक संवत कहते हैं, और कहा जाता है कि कनिष्क ने इसी तिथि का राज्यारोहण किया था, और राज्यारोहण को यादगार बनाए रखने के लिए उन्होंने संवत की शुरुआत की थी, जिसे हम शक संवत के नाम से जानते हैं। आगे हम देख रहे हैं चूँकि हिंद, देवन, पालो, शक, कुषाण और शकों की सत्ता को उन्होंने पराजित भी किया था, तो इसलिए भी उन्होंने शक संवत की उपाधि धारण की। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हालांकि इक्ष्वाकु वंश के ईश्वर सेन ने भी 243 ईस्वी में संवत चलाया था, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना 319 ईस्वी में हम देख रहे हैं गुप्त संवत चलता है। बहुत सारे विद्वान वल्लभी संवत भी कहते हैं। तो 319 AD का संवत भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और 319 का AD इसलिए महत्वपूर्ण है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने इसी तिथि को राज्यारोहण किया था, और राज्यारोहण को यादगार बनाने के लिए संवत की शुरुआत की थी, जिसे हम गुप्त संवत कहते हैं। 319 78 शक संवत, और यहाँ पर देख रहे हैं विक्रम संवत। तो इस तरह की चीज़ें भी हमें देखना है। इन दोनों संवतों में देखा जा रहा है कि 135 वर्षों का अंतर है। जब हम इसे जोड़ते हैं तो कितना है? 135 वर्षों का अंतर हमें देखने को मिलता है। अलबरूनी भी ऐसे बात करता है गुप्त संवत और इनमें क्या नाम है शक संवत के भी 241 वर्षों का अंतर है। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जब हम गुप्तों के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर आएंगे, बात करेंगे, लेकिन मिलान करने के लिए ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर ये भी हैं। इसी प्रकार हम देख रहे हैं 606 हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिसे हम 606 AD जिसे हम हर्ष संवत के नाम से जानते हैं। हर्ष संवत के नाम से जानते हैं। तो 606 AD में हर्ष का राज्यारोहण हुआ था, और आप देख रहे हैं उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने एक संवत की शुरुआत की थी, जिसे हम 606 संवत के नाम से जानते हैं। 622 आप देख रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, जिसे हम हिजरी संवत कहते हैं। कहा जाता है मोहम्मद साहब इस तिथि को मक्का से मदीना गए थे, और इसकी गणना चंद्रमा के आधार पर की जाती है। तो ये हिजरी संवत भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 800 ऐसे ही 825 में शंकराचार्य ने कोल्लम संवत चलाया था। कोल्लम संवत चलाया था, और यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कोल्लम संवत के साथ कहा तो उन्होंने धार्मिक चीज़ों की स्थापना की थी। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें 825 के बाद, तो 1076 संवत भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है 1076 क्योंकि चालुक्य शासक विक्रमादित्य ने, कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य ने यहाँ पर देख रहे हैं एक संवत सुनाया था। किसने? विक्रमादित्य ने संवत की शुरुआत की थी। और इसी तरह 1113 और 14 का संवत भी महत्वपूर्ण है, जिसे चालुक्य शासक जय सिंह
सिद्धराज ने चलाया था। और अगर हम आगे बात करें तो 1583 में अकबर ने हिजरी संवत चलाया था। हिजरी संवत चलाया था, तो ये महत्वपूर्ण है हिजरी संवत के बारे में भी। इसी प्रकार हम देखें 1674 में शिवाजी ने राज शक संवत चलाया। तो ये संवत निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है और जिनके बारे में हमें देखना भी है। तो चाहे कोल्लम के बारे में, हिजरी संवत, हर संवत, अकबर द्वारा, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। और इन क्या नाम है संवतों से इतिहास निर्माण में, इतिहास की गुत्थियों को सुलझाने में और कहीं न कहीं देखा जाए एक राजा के कार्यकाल को निर्धारण करने में और उनकी काफ़ी मदद मिलती है। और कई बार तो हम देखे हैं कि इन तिथियों से बहुत सारी ऐतिहासिक जो समस्याएं थी, गुत्थियाँ थी, उसको सुलझाया गया है। तो ये संबंध भी हमारा इतिहास निर्माण में हमारी मदद करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत ऐतिहासिक लेखन की बात थी, ऐतिहासिक स्रोत के रूप में किस प्रकार से वो भूमिका निभाते हैं, वो पूर्ण होता है। और ये भी हमें ध्यान रखना है कि केवल पुरातात्विक स्रोतों को निर्भर होकर के हम इतिहास लेखन नहीं कर सकते हैं। बहुत ऐसा समय है जहाँ पर हमें पुरातात्विक स्रोत के प्रमाण नहीं मिलते हैं, या मिलते भी हैं तो उतने सही ढंग से उस संस्कृति के साथ न्याय नहीं कर पाते हैं, जहाँ हम साहित्यों का सहारा लेते हैं। और साहित्य में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, या बहुत ऐसा समय है जहाँ पर हम साहित्य मौन है और उसके आगे की यात्रा पुरातत्व के माध्यम से होती है। इसलिए जब दोनों को मिलाकर के इतिहास लिखा जाता है तो इतिहास काफ़ी तार्किक भी होता है और वस्तुनिष्ठ भी होता है, और यह कहा जाए कि क्रमबद्धता के साथ होता है और सुग्राह्य भी होता है। तो इसलिए सभी स्रोतों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और अगर मिला के लिखा जाए तो काफ़ी कुछ हद तक इतिहास की त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। तो शीघ्र ही हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।